इब्तिदा है खुदावंद करीम के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में हमारी जान है और जो हमें पालने वाला है। मिस्टर जे यूट्यूब चैनल में हम आपको एक नई वीडियो के साथ एक अहम पैगाम के साथ खुश आमदीद कहते हैं। आज जो हमारे साथ नौजवान शख्सियत मौजूद हैं वह हैं चौधरी इरफान मसीह अंजम, जो हमारे इलाके चौक सरवर शहीद और मसीहों की पहचान हैं और जो है नौजवान राइजिंग स्टार हैं अपने इलाके के, और इन्होंने हाल ही में जो है सियासत में कदम रखा है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं और अपने बिलखुसूस अपनी मसीही कौम के लिए, अक़लीतों के लिए उनके क्या ख़यालात हैं। तो आज मेरा जो गुफ्तगू का जो उन्वान है वो ये है कि मैं ख़ास तौर पे आज जो बात करूँगा अक़लीतों के बारे में करूँगा और पाकिस्तान में जो अक़लीतें हैं उनके लिए करूँगा। तो उन्वान है मेरा आज का, मैं भी पाकिस्तान हूँ। इसी तरह मेरे साथ जितने भी मेरे अक़लीती बहन भाई, खा वो मसीही खान घराने से ताल्लुक़ रखते हों, हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते हों, सिख घराने से या किसी भी दीगर अक़लीती जमात से ताल्लुक़ रखते हों, वो मैं उन सब के बारे में कहूँगा। वो उनको सब की आवाज़ हूँ, वो सब कहेंगे मेरे साथ कि मैं भी पाकिस्तान हूँ। तो आज मेरा जो आपसे बात करने का ये है कि हम चाहेंगे कि आप हमारे अक़लीती भाई हैं, हम अक़लीती फ़ोरम से आपका ताल्लुक़ है, आप अक़लियत के नौजवान हैं, कि जो क़ायद-ए-आज़म की 11 अगस्त को यौम अक़लियत के मौका पर जो क़ायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त को तकरीर की थी कि वो कौमी निसाब में शामिल की जाए, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जॉनसन भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि मैं भी पाकिस्तान हूँ। इसी तरह हम सब पाकिस्तान हैं, मैं भी पाकिस्तान हूँ, हर बंदा पाकिस्तान है। इसकी मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि जैसे हमारा इलेक्शन होता है तो उसमें मैं अगर मसीही हूँ तो मेरा भी एक वोट काउंट होगा, एक मुसलमान है उसका भी एक ही वोट काउंट होगा। मतलब ये हमारी बराबरी है जो हमें आइन देता है। इसके अलावा अगर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे सब के लीडर हैं, उन्होंने जो 11 अगस्त को तकरीर की थी, उस तकरीर में भी सबसे पहले अल्फाज यही थे कि आप सब आज़ाद हैं। सबसे मुराद ये था, अगर वो सिर्फ एक कम्युनिटी की या एक मज़हब की बात होती तो वो नाम लेते। सबका कहने का मकसद उनका यही था कि जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो सब आज़ाद हैं, और यही पाकिस्तान का आइन भी कहता है। और इसी आइन के उसमें तनाज़र में मैं ये चाहता हूँ, हम जो स्ट्रगल करेंगे या हम जो कर रहे हैं या हमारे जो दूसरे सियासी दोस्त हैं वो कर रहे हैं, तो उसी आइन के मुताबिक ही हम अपने हक़ क्लेम करते हैं और हक़ मांगते हैं। और मैं ये भरपूर इसकी वो करता हूँ, बिल्कुल हमायत करता हूँ कि जो तकरीर है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की, उसको अपनी असल हालत में, क्योंकि हमारी बहुत सारी तारीख़ को मसख़ भी कर दिया जाता है, मैं चाहता हूँ कि उसको उसकी अपनी हालत में पाकिस्तान के निसाब में शामिल कर देना चाहिए। जैसे मशरती उलूम में बाकी चीज़ें हैं, 14 नकात हैं, 14 नकात अभी शुरू से ही हम पढ़ते हैं प्राइमरी से। इसी तरह जो 11 अगस्त की तकरीर है उसको भी प्राइमरी से लेकर और ग्रेजुएशन तक लोगों को पढ़ाई जानी चाहिए और अपनी असली हालत में वो निसाब का हिस्सा होनी चाहिए। जी इरफान भाई, आपसे मैं एक बात करना चाहूँगा। जैसे कि अभी हालिया इलेक्शन 2024 को जो मुतवक्का हैं, तो हम चाहेंगे कि इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि इलेक्शन डिले हो गए हैं। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि बिल्कुल होने वाले हैं इलेक्शन। तो इस तरह जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो मिनॉरिटी राइट्स के जो फोरम्स हैं वहाँ पर एक कैंपेन चल रही है कि इस इलेक्शन में जो हमारे लीडर्स साहबान हैं वो हमारी अक़लीतों को अब दिलासे ना दें, हकूक़ दें। तो इस पर आप क्या बात करना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि 1947 से लेकर अब तक तकरीबन हर इलाके में दिलासे दिए गए हैं। मैं अक्सर एक टर्म यूज़ करता हूँ कि अगर आपने ये देखना हो कि कौन सी आबादी या कौन सा गांव मिनॉरिटी का है, तो आप ये देख लें कि मुल्क पाकिस्तान में सबसे लेस प्रिविलेज्ड इलाका कौन सा है।
जहाँ पे तरक्याती काम जाके रुक जाएं, या जिस इलाके के बाद तरक्याती काम नज़र ना आए, समझ जाएं कि वहाँ पे मिनार्टी रहती है और वो ज़्यादा लोग मिनार्टी क्यों होंगे, इस वजह से काम नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अभी रवायत को बदलना चाहिए। हम भी यहाँ पे सियासतदानों के साथ यही कर रहे हैं कि अभी पुराने जो भी दिलासे हो गए हैं वो हो गए हैं। इस इलेक्शन में और इसके बाद हमने कारकर्दगी को देखना है, और कारकर्दगी आपसे डिमांड करनी है और उसको एग्जीक्यूट भी करवाना है। उसके लिए मैं अपनी कौम को ये मैसेज दूंगा कि हम सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। जब हमारा इत्तेहाद होगा तो हमारे हर मुतालबा, हमारा हर हक हमारी दहलीज पे पहुंचेगा, और जब तक हम स्कैटर्ड रहेंगे तब तक लोग हमेशा की तरह हमसे अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे, लेकिन हमें कोई डेवलपमेंट या हमारी दाद रसी कोई भी नहीं करेगा। किसी भी मुल्क में और किसी भी कौम की तरक्की जो है उसका जो राज है एक अहम, वो तालीम पर है। दुनिया के जितने भी मुल्कों ने, जितनी भी कौमों ने तरक्की की है वो तालीम की बुनियाद पर ही की है। तो मैं इस बात पे, इस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा कि जो इरफान भाई आपके इलाके के बच्चे हैं, बिलखुसूस बच्चियां हैं, उनकी तालीम के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखें, मुल्क पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में बिल्कुल भी इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है या इस तरह का कोई कंजर्वेटिव एरिया नहीं है कि जहाँ पे बच्चियों को ना भेजा जाए। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं, जिसमें हम ये टारगेट करेंगे कि कौन से घर हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनके इश्यूज़ क्या हैं, क्यों नहीं जा रहे, और उनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर अवेयरनेस का इशू है तो अवेयरनेस उनको दी जाएगी कि तालीम से ही ज़िंदगी बनती है और ज़िंदगी बदलती है। जब कोई भी कौम है या कोई भी इलाका है, उसमें जितनी ज़्यादा तालीम आम होगी उतने ज़्यादा लोग खुशहाल होंगे, उतने ज़्यादा लोग पुरअमन होंगे, उतने ज़्यादा लोग महज़ब होंगे। मैं अगर अपनी मसीही कौम की बात करूं तो हमारी मसीही कौम बड़ी एक महज़ब कौम है, बड़े आला इक़दार वाली कौम है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को इस तरह सोचना चाहिए कि बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना, बच्चों को भेजना है, या वैसे किसी को भी तालीम बच्चों को नहीं देनी। इस तरह कर भी नहीं रहे लोग, लेकिन जो सोच रहे हैं या जो किसी वजह से बच्चों को नहीं भेज रहे, उसके लिए भी हम एक प्रोग्राम शुरू करेंगे। उसके लिए हम अपनी मिशन जो है कैथलिक मिशन, उसकी भी खिदमत हासिल करेंगे कि जो हमारे स्कूल हैं वहाँ पे कुछ नीडी लोग हैं तो उनको स्पेशल स्कॉलरशिप दिया जाए। टीचर्स तो काम कर रहे हैं, बिल्डिंग भी है उधर। अगर नीडी लोग हैं जो नहीं इसको अफोर्ड कर सकते तालीम को, तो उनको अच्छी तालीम दे दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ये सिर्फ हमारे ज़हनों को तैयार करने की ज़रूरत है, माइंड मेकअप की ज़रूरत है। बाकी रिसोर्सेज हमारे इलाके में तालीम के लिए काफ़ी हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे मसीहों का बुनियादी शोबा तालीम और सेहत है, तो इसलिए हम तालीम में बड़े मैं समझता हूँ कि सैचुएटेड हैं। तालीम हम पूरे पाकिस्तान में बांट रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हमें अपने घर में भी देखना चाहिए, और जो अपने घर में लोग नहीं हैं सबसे पहले वहाँ से शुरू करना चाहिए कि हमारा कोई भी बच्चा तालीम के बगैर ना रह सके। जी। तो इरफान भाई, मिस्टर जे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप पाकिस्तान के और माइनॉरिटीज़ के जो आज की नौजवान नस्ल है, और जैसा कि आप भी हमारे नौजवान तबके से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप नौजवान तबके की नुमाइंदगी करते हुए हमारे नौजवान तबके को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों को मेरा सिर्फ एक पैगाम है कि आपकी तरक्की आपके दिमाग में छुपी है, उसको ढूंढें, उसको तलाश करें और फिर उसकी जुस्तजू में निकल जाएं। सारे लोग मेरी ज़िंदगी से वाकिफ़ होंगे। कोई एक्सक्यूज़ ना करे किसी चीज़ का, कोई रिसोर्सेज का ना करे, कोई मौके ना मिलने का एक्सक्यूज़ ना करे। सिर्फ अपने ज़हन में ये ठान लें
कि हमने बेहतरी की तरफ जाना है, हमने तरक्की की तरफ जाना है। बाकी दुनिया के सारे जो काम है अनप्रोडक्टिव कामों को, चीज़ों को बिल्कुल पसे पुश्त रखें, उनमें अपना टाइम ज़ाया ना करें। सबसे कीमती आपका टाइम है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपके पास 40 से 45 साल की एज है कि जब आपने अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करना है। 40-45 साल तक आपने जो कर लिया, फिर अगली लाइफ उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें, फिर ग्रोथ नहीं बंदे की होती। बाकी खुदा तो देने को आए तो जो वो नींद में भी दे देता है, लेकिन हमारी यूथ को, हमारी कौम को ये चाहिए कि वो मुतहद होके इत्तेहाद में रहते हुए आगे बढ़ने के लिए अपना एक मुसम्मम इरादा रख ले और अपनी अपनी फील्ड चूज़ कर ले और उस फील्ड में फिर प्रोफेशनल बन जाए और फिर हमारी कौम भी तरक्की करेगी। ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਐਸਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਐਸਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ, ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।